एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यार से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी साहित्य की बुक सरयू का अध्याय 5 सेनापति जी का ऋतु वर्णन। इस पाठ में सेनापति जी के 4 कवित संकलित है। पहले 2 कवितों में बसंत ऋतु का वर्णन है तथा बाद के 2 कवितों में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। तो डियर स्टूडेंट, सेनापति द्वारा रचित कवितों की व्याख्या करने से पूर्व हम सेनापति जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जीवन परिचय। सेनापति जी भक्तिकाल व रीतिकाल के संधि युग के कवि हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1646 के लगभग अनूप शहर की एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर तथा पितामह अर्थात दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित था। इनके गुरु का नाम हीरामणि था। ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। सेनापति के 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, काव्य कल्पद्रुम तथा कवित रत्नाकर। इनका सट ऋतु वर्णन बहुत ही सुंदर है जिसकी उपमा अनोखी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ऋतु वर्णन की व्याख्या। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारा पहला कवित। और इस कवित में कवि सेनापति जी ने बसंत ऋतु, जिसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है, सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ बताया जाता है, उस बसंत ऋतु को एक राजा की तरह दर्शाकर बड़ा ही मार्मिक चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और कवि कह रहे हैं कि बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बरन बरन रंग बिरंगे, तरु पेड़, फूले फूल रहे हैं, उपवन उपवन बन वन। सोई चतुरंग, चतुरंग क्या होती है? 4 अंगों वाली। संग दल समूह, लहियत है साथ में है। बसंत ऋतु जो कि ऋतुओं का राजा है, उस बसंत ऋतु के आगमन पर उपवनों, वनों और पेड़ों पर अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और वो फूलों से सुसज्जित रंग बिरंगे पेड़ ही राजा के साथ चलने वाली चतुरंगिनी अर्थात 4 अंगों वाली। और वो उन 4 अंगों में कौन कौन से होते हैं? हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। तो जो राजा की चतुरंगिनी सेना है वो चतुरंगिनी सेना के रूप में सुशोभित है। आगे देखिए, बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियत है। बंदी वंदना करने वाले, जिमी जिस प्रकार से बोलत बोल रहे हैं, बिरद यशोगाथा वीर वीर कोकिल कोयल है, गुंजत गूंज रहे हैं, मधुप भौरे गान गान गुण गुणों की गहियत गा रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु के आगमन पर कोयल इस तरह कूक रही है जैसे मानो कोयल चारण भाट क्या होते हैं? गुण गायक, गुणों की गाने वाले, गुणों का बखान करने वाले, कि जैसे मानो कोयल चारण भाट की तरह पराक्रमी बसंत राज का यशोगान कर रही है। और जो भौरों के झुंड है वो भौरों के झुंड गुणों का बखान करते हुए गुंजार कर रहे हैं। आवई आसपास पुहपन की सुबास सोई, सौंदे की सुगंध मांझ सन रहीयत है। पुहपन होते हैं फूलों की, सुबास होती है सुगंध, मांझ मांझना, सने का अर्थ होता है व्याप्त, रहीयत है रहती है। कवि कह रहे हैं कि वसंत ऋतु के आगमन पर क्या होता है? चारों ओर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और चारों तरफ वातावरण में क्या हो जाता है? भीनी भीनी खुशबू फैल जाती है। तो डियर स्टूडेंट, वसंत ऋतु के आगमन पर चारों ओर से आने वाली फूलों की सुगंध भरी रहती है और वो सुगंध मानो राजाओं के महल में व्याप्त रहती है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। शोभा को समाज, शोभा शोभा को समाज समाज, सेनापति कवि सेनापति जी सुख साज, सुख की सज्जा कर रहे हैं। आज आज आवत आ रहा है, बसंत ऋतुराज, ऋतुओं का राजा वसंत कहियत है, कहलाता है। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सेनापति जी कह रहे हैं कि आज समाज में चारों ओर शोभा व्याप्त है तथा सभी प्राणी सुखी हैं और सुखों से पूर्ण साज सज्जा से युक्त ऋतुराज बसंत एक राजा की तरह सुशोभित हो रहा है। क्लियर? अब देखिए हमारा दूसरा कवित या दूसरा पद,
और इस कविता में भी कवि सेनापति जी ने बसंत ऋतु का ही वर्णन किया है और कवि कह रहे हैं कि मल्य समीर शुभ सौरभ धरन धीर सरबर नीर जन मज्जन के काज की। मल्य मल्य पर्वत, समीर हवा, शुभ शुभ, सौरभ सुगंध, धरन धारण कर रही है धीर धैर्य को, सरबर सरबर क्या होते हैं तालाब, नीर जल जन लोग, मज्जन स्नान के, काज कार्य की। बसंत ऋतु के आगमन पर मल्य पर्वत से आने वाली मंद हवा चलने लगी है और उसमें सुंदर सौरभ या हम कहें पराग या कहें सुगंध, तो उसमें सुंदर सुगंध भी चारों ओर मंद मंद गति से फैल रही है और साथ ही साथ तालाब का जल भी स्वच्छ हो जाने के कारण वह जल लोगों के लिए स्नान करने योग्य हो गया है। मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गूंज सुधरत कुंज सम सदन समाज के। मधुकर भंवरे पुंज समूह पुनि फिर से मंजुल मनोहर या सुंदर करत कर रहे हैं गूंज गूंज। सुधरत सुधारना, कुंज होता है झाड़ियों या लताओं से घिरा हुआ स्थान, सम समान सदन भवन समाज समाज के। कवि कह रहे कि वसंत ऋतु के आगमन पर चारों ओर वातावरण में फूलों पर भंवरों के समूह सुंदर गुंजार कर रहे हैं, उन पर मंडरा रहे हैं और साथ ही साथ जिस प्रकार से वनों में उपवनों में लताओं पर या पादपों पर नए नए फूल पत्ते आते हैं, उसी प्रकार से लोग अपने घरों को सुधारने में लगे हुए हैं। व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी तहां, बिहरत भोगी सेनापति सुख साज के। व्याकुल वियोगी, व्याकुल व्याकुल है, वियोगी जो अलग हो गए हैं, जोग योग के, सके न जोगी योगी तहां, बिहरत विचरण करते हैं, भोगी भोग सेनापति सेनापति जी सुख साज के, सुख साधन की। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सेनापति जी कह रहे हैं कि वसंत ऋतु के आगमन पर जो लोग अपने प्रियजनों से बिछुड़े हुए हैं अर्थात जो वियोगी है वो लोग बहुत ही व्याकुल रहते हैं और योगी जन भी योग साधना नहीं कर पाते हैं। केवल और केवल विषय वासनाओं का भोग करने वाले अर्थात सुख साधनों के प्रेमी लोग ही इस वसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो योगी होते हैं वो योग साधना नहीं कर पा रहे? क्योंकि वसंत ऋतु का जो वातावरण होता है वो बड़ा ही मनोरम होता है। आगे देखिए, सघन तरु लसत बोले पिकुल सत, देखो हिये हुलसत आए ऋतुराज के। सघन घना तरुअर पेड़ लसत शोभा से युक्त बोले बोल रहा है, पिककुल कोयलों का झुंड, सत हमेशा, देखो हिये हृदय, हुलसत प्रसन्न हो या आए ऋतुराज के, वसंत ऋतु के आने पर। और कवि अंतिम इन पंक्तियों के द्वारा कह रहे हैं कि ऋतुराज वसंत ने अपने आगमन से वृक्षों को उनकी पत्तियों से शोभा से युक्त कर दिया है, मतलब पेड़ों में नई नई पत्तियां आ गई हैं और कोयलों का समूह मधुर वाणी में कूकने लगा है। यह देखकर लोगों का हृदय प्रसन्नता से भर गया है। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा तीसरा कवित्व, जिसमें कवि ने ग्रीष्म ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। और ग्रीष्म ऋतु का सुंदर वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहे हैं? जेठ नजीकाने सुधरत खसकाने, तल ताक तहकाने की सुधारी झारियत है। जेठ जेठ महीने के, नजीकाने समीप आने पर, सुधरत सुधार रहे हैं, खसकाने खसकी पट्टिया, तल निचला भाग, ताक तहकाने के सुधारी सुधार रहे हैं, झारियत झाड़े जा रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में लोग शीतलता पाने के लिए खसकी टट्टियों या पर्दों को ठीक तरह से लगा रहे हैं। और वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग उसके नीचे बैठ सकें और साथ ही साथ घरों के अंदर जो ताक तहखाने हैं उन्हें भी झाड़ा पोछा जा रहा है, उनकी भी सफाई की जा रही है। होती है मरम्मती विविध जल जंत्रन की, ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है। होती है मरम्मती, मरम्मती अर्थात मरम्मत,
विविध अनेक जल जंत्रण यंत्रों की ऊंचे ऊंचे अट्टालिका या महल या घर ते सुधा क्या होता है, चूना सफेदी से सुधारियत सुधारा जा रहा है। कवि सेनापति जी कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु आने पर अनेक प्रकार के जल यंत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे फव्वारे होते हैं, कूलर होते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के आने पर जो अनेक प्रकार के जल यंत्र हैं, उन जल यंत्रों की मरम्मत की जा रही है, उन्हें सुधारा जा रहा है और ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाएं या भवनों या महलों को चूने सफेदी से पोतकर उन्हें भी सुधारा जा रहा है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु आ रही है और ग्रीष्म ऋतु में कितना भयंकर लू चलती है, कैसे धरती तपती है, उससे लोग अपने आप को बचाने के लिए सारे प्रयास करने में जुट गए हैं। सेनापति अतर गुलाब अर्गजा साजी मार तार हार मोल ले धारियत है। सेनापति जी अतर इद्र गुलाब अर्गजा सुगंधित पदार्थ साजी साज कर सार मूल्यवान तार मोतियों का हार मोल ले लेकर धारियत रख रहे हैं। कवि सेनापति जी क्या कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु के आने पर घरों को इत्र, गुलाब और सुगंधित पदार्थों से सजाया जा रहा है और जो श्रेष्ठ या संपन्न लोग हैं वो मोतियों के हार खरीदकर उन्हें धारण कर रहे हैं। ग्रीष्म के बासर बराई वही को सीरे सब राजभोग काज साज यो संहारियत है। ग्रीष्म ऋतु के बासर जीवन यापन पर बराई वे बिताने हेतु सीरे ठंडे सब राजभोग क्या होता है, राजसी सुख भोग का, काज कार्य साज सज्जा यो संहारियत संभाल कर है। और कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु के जो तपने वाले दिन हैं, उन तपने वाले दिन को व्यतीत करने के लिए सब लोग शीतल उपचार करने लगे हैं और राजभोग या हम कहें राजसी सुख भोग की प्राप्ति के लिए साज सज्जा की व्यवस्था संभाली जा रही है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट कवित 4 और प्रस्तुत पद या कवित के द्वारा कवि सेनापति जी ने श्लेष के द्वारा, श्लेष अलंकार क्या होता है, जहां शब्द एक ही होता है और उसके अनेक अर्थ उससे चिपके हुए होते हैं, उसे श्लेष कहते हैं। तो यहाँ कवि सेनापति जी ने भी श्लेष के द्वारा इस कवित के 2 अर्थ निकाले हैं, एक तो ग्रीष्म ऋतु का और दूसरा वर्षा ऋतु का। तो कवि सेनापति जी ने इस कवित के माध्यम से दोनों ऋतुओं का वर्णन एक साथ किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में इसका अर्थ देखिए। देखई क्षिति अंबर जलई है चारी ओर छोर, तीन तरबर्ग सब को ही को रूप हरियो है। देखई देखा है, क्षिति धरती, अंबर आकाश जलई जल रहा है, चारी ओर चारों तरफ शोर किनारा, तीन घास तरबर वृक्ष सबको ही सभी का ही रूप हरियो हर लिया है या सुखा दिया है। कवि सेनापति जी कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में धरती और आकाश में चारों तरफ प्रचंड ताप फैल रहा है और इस भयंकर गर्मी ने सभी पेड़ पौधों घास की जो हरियाली थी वो हरियाली इस ग्रीष्म ऋतु ने छीन ली है, उस हरियाली को सुखा दिया है। महाझर लागई ज्योति भादव की होती चलई, जलद पवन तन सेक मानो परियो है। महान झर झड़ी लागई लग गई ज्योति प्रकाश भादव। भादव के 2 अर्थ, एक तो भादव महीना और दूसरा है जंगल की आग। तो यहाँ हम ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में इसका व्याख्या कर रहे हैं इसकी। तो इस भादव का अर्थ होगा जंगल की आग। जलद का क्या होता है, बादल भी होता है और तपाना भी होता है। वही बात अब हम इसका अर्थ किस पक्ष में ले रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में, इसलिए जलद का अर्थ क्या होगा, तपाना। और जब वर्षा ऋतु के पक्ष में जब हम इसका अर्थ लेंगे तो जलद का अर्थ क्या होगा, बादल। पवन हवा तन शरीर को सेक रही है। कवि सेनापति जी कह रहे हैं कि ग्रीष्म काल में सभी ओर प्रचंड लू बह रही है और इस लू की लपट दावाग्नि या जंगल की आग की भांति बहुत ही तीव्र दिखाई दे रही है तथा इस तीव्र
गर्म हवा से सभी प्राणियों के शरीर तप रहे हैं। दारुण तरनी तरई नदी सुख पावई सब, सीरी घन छा चाही बोई चित धरियो है। दारुण तपती हुई तरनी, सूर्य या नाव। तो यहाँ तरनी का दो अर्थ है, एक तो सूर्य एक नाव। तो ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में तरनी का अर्थ क्या होगा? सूर्य। तरई नदी, नदी सुख पावई सब सुख पा रहे हैं। सीरी होती है शीतल, घन बादल छा छाया में, चाही बोई प्रचंड चित हृदय को धरियो धारण किया हुआ है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि सूर्य की प्रचंड किरणों से बचने के लिए लोग नदी के जल का उपयोग करना चाहते हैं और साथ ही साथ पेड़ पौधों की गहरी छाया में रहने की मन में अभिलाषा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। देखो देखिए चतुराई चतुरता सेनापति जी की, कविताई कविता की, जो जिस जैसे ग्रीष्म ऋतु का विषम विपरीत वर्षा के सम समान करियो किया है। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सेनापति जी क्या कह रहे हैं कि मेरी कविता रचना है उसका ये चमत्कार है कि मैंने उस कविता की रचना करने में बहुत ही चतुराई लगाई है। और वो चतुराई क्या है कि मैंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए ग्रीष्म ऋतु के विपरीत वर्षा ऋतु का वर्णन भी इस एक ही पद में या इन पंक्तियों के माध्यम से ही समान रूप से कर दिया है। अर्थात ग्रीष्म ऋतु का वर्षा ऋतु के साथ चमत्कारी वर्णन कर दिया है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसी कविता का अर्थ देखिए आप वर्षा ऋतु के पक्ष में। देखिए क्षिति अंबर जले है चारी और छोर, तीन तरबर सबको ही रूप हरियो है। कवि सेनापति जी कह रहे हैं कि जो धरती और आकाश है, उस धरती और आकाश में सब और जल ही जल है। और इस प्रकार जल प्रलय मतलब बाढ़ से वर्षा ऋतु ने पेड़ पौधों को उजाड़ उखाड़ दिया है। मतलब इतनी भयंकर वर्षा हुई है वर्षा ऋतु में कि जो आसपास के पेड़ पौधे थे वो भयंकर वर्षा होने के कारण जब बाढ़ आई है तो उस बाढ़ ने, उस वर्षा ऋतु ने उन पेड़ पौधों को उखाड़ दिया है। महाझर लागई ज्योति भादव की, होती चली जलद पवन तन सेक मानो परियो है। भादव, यहाँ भादव का अर्थ क्या लिया जाएगा? भादव महीने से। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सेनापति जी कह रहे हैं कि इस समय कौन से समय में? वर्षा ऋतु में वर्षा की जो तेज झड़ी सदा ही लगी रहती है और यह काम भादव महीने तक चलता रहता है। उसके बाद ही सूर्य का जो प्रकाश है वो हमें देखने को मिलता है। दारुण तरनी तरई नदी सुख पावई सब, सीरी घन छा चाही बोई चित धरियो है। कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में बादलों की घटा, आंधी और जो जल वर्षण है उसका जोर सब ओर बना रहता है और इस कारण से नाव से नदी पार करना भी कठिन हो जाता है। तो इस ऋतु में सब लोग बादलों की छाया के नीचे रहते हैं और अपने अपने शरीर को जल वर्षण से बचाने की इच्छा करते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। और इन अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कवि सेनापति जी कह रहे हैं कि यह जो मेरी कविता रचना है उस कविता रचना की चतुराई है कि जो मैंने वर्षा ऋतु का भी ग्रीष्म ऋतु के साथ ही चमत्कारी वर्णन कर दिया है। क्लियर? थैंक यू।